अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। रवां हफ्ते बहुत ही इवेंटफुल रहा। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, फील्ड कोर्ट मार्शल के हवाले से ISPR की स्टेटमेंट और उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही, जिसमें कई लोगों को तहवील में लिया गया है, यानी उनके जो क्लोज रुफका या उनका जो क्लोज सर्कल था, उनमें 2 ब्रिगेडियर्स, एक रिटायर्ड कर्नल, इन सब के तो तहवील में लिया ही गया, लेकिन साथ साथ और भी लोगों की गिरफ्तारियों की बात आई या हिरासत में लेने की बात आई, जिनमें खुसूसन अब लिंक है अडियाला में। यानी अडियाला के जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं जेल, उनको जो है वो हिरासत में लिया गया, जिसके हवाले से उनकी आज वाइफ ने लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया है कि वो कहाँ हैं, कुछ इल्म ही नहीं है। और दूसरी जानिब आज साबिक जो IG जेल खाना जात हैं, जो कि यकीनन इमरान खान जब जेल गए थे उस वक्त वो इन सर्विस नहीं थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है और हसास इदारों ने बताया जाता है हिरासत में लिया है। यानी कि ये जो एहतसाब का अमल है, जो शुरू में बताया गया था कि जिस दिन जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, टॉप सिटी के हवाले से जो कोर्ट की कार्रवाई मुकम्मल की गई और ISPR की स्टेटमेंट आई, न सिर्फ ये बल्कि रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, या जैसे कहते हैं कि इदारे के अंदर जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी की, उसके हवाले से उन्हें तहवील में लिया गया और फील्ड कोर्ट मार्शल का जिक्र किया गया। लेकिन जो हुकूमत है, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी। डिफेंस मिनिस्टर जो कि 9 मई के हवाले से बारहा ये बता रहे हैं कि अहदाफ भी जनरल फैज़ ने बताए थे और 9 मई से उसका जो पूरा एक रिलेशन बताया जा रहा है इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, ये मामलात कहाँ तक जाएंगे। दूसरी जानिब जो सबसे दिलचस्प बात है, यानी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में लिए जाने के बाद हर एक के पास एक फैज़ कहानी मौजूद है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए इन फोकस हैं राना सनाउल्लाह साहब, सियासी उमूर पर वज़ीर आज़म के मुशीर हैं। थैंक यू सो मच राना साहब। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब हर एक के पास एक फैज़ कहानी मौजूद है। हाँ, आपके पास इंडिविजुअली अगर कोई फैज़ कहानी मौजूद है या आप भी मुतासरीन में से हैं, तो हम भी ये भी आपके पास फोरम में बताइए, क्योंकि बड़ी दिलचस्प कहानियाँ इस वक्त सामने आ रही हैं। देखें, ये जो भी कहानियां हैं, ये मेरे साथ जो कहानी हुई थी तो मैंने तो उस वक्त ही उसका इजहार कर दिया था और मैं इस बात को कोई जो है वो अच्छा नहीं समझता कि अब जो है वो मैं अपनी कहानी भी जो है वो मैदान में ले आऊं। अच्छा, वो ठीक है, जो वाक़या हुआ था उसमें यकीनन इमरान खान साहब जो हैं ये करने वाले थे और उनके करता धरता जो हैं वो सारे जनरल फैज़ साहब ने जितना भी अमल था वो ख़ुद ऑन रिकॉर्ड हैं। ये उनके अजलास भी करवाते थे, मीटिंग्स भी कराते थे, पार्लियामेंटेरियन को भी काबू करते थे, बाकी किसी के ऊपर को केस डालना होता था, गिरफ़्तार करना था, उसमें भी मुआवन होते थे। तो ये बात जो है ये तो सबको मालूम है। अच्छा, हाँ, मैं ज़रा, क्योंकि आपने माजी में हम चले गए हैं, पहले मैं हाल का जिक्र करूं फिर माजी में भी आऊँगी, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहले तो ये बताइए कि आजकल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत कर रही है, वज़ीर दिफा साहब ने तो बाकायदा ये बता ही दिया है, अहदाफ जो हैं 9 मई के वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने ही बताए थे। तो क्या ये तमाम चीज़ें अब सामने आ गई हैं? क्या शेयर किया गया है हुकूमत से कि क्या चार्जशीट है उनके खिलाफ? क्योंकि ISPR की स्टेटमेंट तो बिल्कुल डिफरेंट है ना राना साहब। नहीं, देखें, जो ISPR की प्रेस रिलीज है असल वही है। उस बाकी सारे उससे मुतल्लक अंदाजे हैं, कायफे हैं, एनालिसिस है, तज्ज़िये हैं। लेकिन जो चीज़ें फ़ज़ाओं में और हवाओं में मौजूद थी उस वक्त जब रावलपिंडी का धरना किया था 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने, और जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, तो उस वक्त भी ये बात मौजूद थी। यानी जिस तरह से आप कहते हैं ना कि हेर से एविडेंस होती है कि लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड सबूत तो सामने नहीं होता, तो उस वक्त भी ये बात थी कि जी ये सारा कुछ जो है ये इसको स्ट्रेटजाइज जो है वो फैज़ हमीद साहब जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी को रोकना चाहते थे, ख़ुद को प्रमोट करना चाहते थे। इसी तरह से 9 मई के वाक़यात के बाद भी ये बात जो है ये मौजूद थी
कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का एक बड़ा मजबूत ग्रुप जो है वो ये सारा इस चीज़ के पीछे है, और उन्होंने इन चीज़ों को मैनेज करवाया था कि जी आप इस तरह से करें, ये इन जगहों पे आके एहतजाज करें, तो फिर अदारे के अंदर से भी प्रेशर आएगा, बाहर से भी आएगा, और फिर मौजूदा चीफ जो है उसके ख़िलाफ़ रिवोल्ट होगा। तो ये बातें तो उस वक्त भी हुआ करती थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था, कोई इंक्वायरी नहीं थी, कोई चीज़ सामने नहीं थी। तो अब जब ये मामला हुआ है और साथ ये बात भी हुई है कि जी पोस्ट रिटायरमेंट उनकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिनकी बुनियाद के ऊपर उनको तहवील में लिया गया है, तो उससे जो है ये अंदाज़ा और ये क़यास जो है वो किया जा रहा है। सर आप इसे क़यास कह रहे हैं राना साहब, वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर जो कि वैसे ही क्लोज हैं, जाहिर है GHQ के, उनकी मुलाकातें भी होती होंगी, वो तो अब साफ कह रहे हैं कि अहदाफ 9 मई के जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने दिए। सो दैट्स, ये तो बहुत बड़ी खबर ही हुई ना एक तरह से। जी यकीनन उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझसे या आपसे ज़्यादा हो सकती है, और मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात की है या उन्होंने ख़ुद से इस चीज़ को जो है वो यानी एनालाइज किया है कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, क्योंकि अता तारड़ साहब की भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी हमारे सामने, ज़ाहिर है तर्जुमान है वो हुकूमत के वफाकी, वो ये कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब और इमरान खान साहब ने मिलकर मुल्क को डिस्टेबलाइज़ किया, यानी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया और इंतशार पैदा किया, यानी तमाम तर चीज़ें 9 मई की तरफ हैं। मैं यही इसीलिए राना साहब पूछ रही थी कि हुकूमत के पास क्या शेयर किया गया है कि व्हाट इज़ द चार्जशीट, बिकॉज इस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को 9 मई से मुंसलिक कर रही है, जबकि टॉप सिटी और टॉप सिटी के बाद यानी उनकी जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के बाद जो भी बेज़ाब्तगी हैं वो अभी तक वैसे नहीं सामने आई ISPR की जानिब से कि व्हाट एग्जैक्टली उन्होंने किया है। देखें, मुस्लिम लीग नून का तो ये मौक़िफ़ पहले से है, और हम तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर ज़ोर देते रहेंगे, और हमारी ख्वाहिश भी होगी कि हमारा मौक़िफ़ जो है वो सर्टिफाई हो। बाकी चार्जशीट जो है वो तो जो अपना मार्शल लॉ कोर्ट होगी उसमें ही जो है वो चार्जशीट होगी, और वो जब होगी तो उसका मालूम भी हो जाएगा, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पे जनरल फैज़ हमीद साहब को या बाकी और लोग जिनको भी चार्ज किया जाना होगा, तो उन्हें जो है वो चार्जशीट मिलेगी भी, उन्हें अपना वकील करने की भी इजाज़त होगी। सही। तो ये चीज़ जो है ये जब भी होगी सामने आ जाएगी। बाकी हमारा तो ये मौक़िफ़ है, और हम अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर पूरी तरह से पुरुम्मीद भी हैं, पुरयकीन भी हैं, हमारी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है। तो बाकी देखें अल्लाह ताला जो है वो अगर ये चीज़ें साबित होती हैं ठीक, तो ये हमारे मौक़िफ़ की तईद होगी। अच्छा, तो राना सनाउल्लाह साहब, एक तो बिल्कुल 9 मई के हवाले से आपने अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पे पूरे मुस्लिम लीग नून का बयान किया, लेकिन एक और चीज़ भी है, आपने कहा एहतसाब का आगाज़ हुआ है, ज़ाहिर है इदारे के लिए बड़ा अच्छा है, एक संगे मील की हैसियत रखता है, आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसमें जो आपने इब्तिदा में बयान किया कि किस तरह से वो हुकूमत इमरान खान साहब के साथ मिलकर चला रहे थे, किस तरह, और पहले भी ऑन रिकॉर्ड बहुत बातें इस हवाले से आ चुकी हैं, लोगों को इकट्ठा करना, कानून साजी करवाना, गिरफ्तारियाँ, डराना धमकाना, तो सियासत में मदाखलत के हवाले से आपको लगता है कि एहतसाब किया जा रहा है? देखिए, मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया है कि चार्जशीट जब होगी तो पता तो सामने उस वक्त ही लगेगा कि किस किस चीज़ के ऊपर उन्हें जो है वो कसूरवार ठहराया जा रहा है। लेकिन आपके ये बात इल्म में होगी कि ये एजेंसी जो है जिसके वो सरबराह रहे हैं, इसके सरबराह की नॉमिनेशन जो है वो भले फौज से होती हो, लेकिन वो करता वज़ीर आज़म है, और DGI जो है वो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है। तो अब इसमें जो है वो अगर वज़ीर आज़म जो है वो
अपने गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात की तकमील चाहे और उस मकसद के लिए कोई इस्तेमाल हो, तो बहरहाल ये फिर दोनों तरफ ही ये बात तो गलत है। अच्छा, तो सर आप जब ये कहते हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बाय द बुक तो ऐसा ही होता है, लेकिन अगर कोई बेज़ाब्तगियाँ हो रही हों एट सच एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, तो आपको लगता है कि जो इदारे का सरबराह होता है उसे बिल्कुल इल्म नहीं होता कि क्या हो रहा है, उसी के इदारे से गया हुआ शख्स क्या कर रहा है? यानी उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बिल्कुल नहीं पता था आपके ख्याल में? बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है और उसकी माजी करीब में भी ऐसी मिसालें जो है वो दी जा सकती हैं। और शायद यही वो वजह थी, यानी ये मैं अपने यानी अंदाज़े से बात कर रहा हूँ कि शायद यही वो वजह थी कि वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश के बावजूद या उसके बरक्स जो है वो फैज़ हमीद साहब को वहाँ से तब्दील किया गया, जिसके ऊपर उन्होंने रजिस्ट किया और वो रेजिस्टेंस ही जो है वो बाद में इस बात की बुनियाद बनी जो फिर हालात बाद में पैदा हुए। अच्छा, यानी जिस बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो जनरल बाजवा के हवाले से बात करना चाहूँगी, उनके हवाले से भी बड़ी बातें की जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा है, उन्होंने तो धमकियों का जिक्र किया है कि किस किस्म की धमकियां जो हैं वो उन्हें दी गई, मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, और वो बात एक्सटेंशन की भी थी कि जनरल बाजवा को अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती, और बाद में भी उन्होंने जिक्र किया कि अगर उनकी मर्जी का न लगाया गया आर्मी चीफ तो उसके हवाले से भी उन्होंने ये कहा है ऑन रिकॉर्ड कि धमकियां दी गई। तो आपको नहीं लगता कि आर्मी चीफ का उस वक्त इस किस्म की बात करना ये भी तो कोर्ट मार्शल के जुमरे में आता है? देखें, ये बदकिस्मती है कि ये कमांड जो है ये इसकी तैनाती में ऐसे मामलात जो है वो दरपेश आते रहे हैं। लेकिन इस कमांड के तकद्दस के लिए, क्योंकि बाजवा साहब तो अपनी जो है वो मुद्दत पूरी करके जा चुके हैं, लेकिन ये कमांड तो आज भी बरकरार है और आइंदा भी इसने रहना है, और इसी कमांड की जो है वो ऑर्डर पे लोग अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं और मुल्क का दिफा जो है वो इसका जो है वो यानी मरहून मिन्नत है। तो मेरा ख्याल है कि इसको इस तरह से एनालाइज करके डिस्कस करना जो है वो इस पोजीशन को तकवीयत देने की बजाय मैं समझता हूँ कि कमज़ोर करेगा, और लोगों में ये बात जाएगी कि यार ये इस तरह से होता रहा है या इस तरह से होता है। ये बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन है, इसकी रिस्पेक्ट जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। राणा साहब, कुछ हालात मुझे बदले बदले से लग रहे हैं, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे कि बात पोजीशन की नहीं, शायद उस वक्त जो कुछ आप लोगों ने फेस किया, जो आप लोगों ने बरमला भी कहा। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर है। राना साहब, ब्रेक से पहले कुछ ऐसा लगा कि जैसे आप लोग जनरल फैज़ पर तो बात करने को तैयार हैं, लेकिन शायद जनरल बाजवा जिनके बारे में आप लोग बहुत कुछ कहा करते थे, अब मुझे लगता है शायद आपने वहाँ तो माफ़ी दे दी है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आपने पोजीशन की बात की कि उसको आप अंडरमाइन नहीं करना चाहते। जनरल बाजवा के हवाले से आप 100 तरह से बात करें, बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ उस कमांड पोजीशन की जिस पोजीशन का तकद्दस जो है वो बरकरार रहना चाहिए, और इस बात को इस तरह से डिस्कस करना कि जी वो ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे बनता है, ये चीज़ जो है ना, ये तो फिर जो है वो अदरवाइज जो है ना वो फिर मैं समझता हूँ कि बड़ी नामुनासिब लगती है। ठीक है। तो राना बाजवा साहब के आप करें बात, बाजवा साहब की बिल्कुल जो उन्होंने किया है उसके ऊपर उनकी ज़ात के हवाले से वो उन्होंने ज़ाती तौर पे किया है। तो राना साहब, आप नहीं समझते कि इस बात पर भी एहतसाब होना चाहिए कि देखें, फैज़ाबाद धरने में आपने ये कहा कि मुआहदे पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के दस्तखत थे, और आपने कहा कि हो भी सकता है कि वहाँ पर लोगों को मैनेज भी किया गया हो, तो वो फर्द वाहिद की पॉलिसी होगी या उस वक्त वो अपनी कमांड को भी फॉलो कर रहे थे, इसमें जनरल बाजवा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे?
देखें, जनरल बाजवा साहब ने जब खुद जो उन्होंने अलविदाई स्पीच की थी तो उसमें तो उन्होंने खुद कहा कि हम इसमें मुलव्वस रहे हैं, लेकिन अब हमने बतौर इंस्टीट्यूशन ये फैसला कर लिया है कि अब हमने ना किसी को बनाना है ना किसी को गिराना है। तो अब इसके ऊपर और मैं इसके ऊपर क्या सबूत करूँ, पेश करूँ या बात करूँ कि ये तो खुद उनका जो है यानी उनका अपना बयान है, ये रिपोर्ट हुआ है, मीडिया में आया है, इसकी किसी ने तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा कि ये हम ये सारा कुछ करते रहे, ये जो 17-18 में हुआ है इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये हमने किया है। ठीक, अच्छा, जनरल फैज़ के हवाले से मैं बात करूंगी, उस पर ज़्यादा बात करेंगे। ये मुझे बताएं, जनरल फैज़ की जो लिंक्स की बात हो रही है या जो अब इत्तलात हैं, जो अडियाला के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं, इसके अलावा भी और लोगों को हिरासत में लिया गया। आज जो है वो आईजी जेल खाना जात रिटायर्ड, उनको भी लिया गया। ये क्या चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं? आपके पास तो इत्तलात होंगी राना साहब। नहीं, मेरे पास कोई बराह रास्त इतला नहीं है, बल्कि जो आईजी जेल खाना जात है वो तो 2022 में रिटायर हो गए थे। जी बिल्कुल। ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये बात किस तरफ को जा रही है और जो एजेंसी इंक्वायरी कर रही है उनके पास कौन सी चीज़ें उनके हाथ लग गई हैं। और ये जो हम कहते थे कि ये सारा जो फसाड है इसमें गैर मुल्की एजेंसियां, पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां जो है वो मुलव्वस हैं, तो ये अब पता नहीं ये बात जो है वो जब खुलेगी तो कहाँ तक जो है ये पहुँचेगी। तो लेकिन अडियाला के हवाले से जो अडियाला के हवाले से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो तो ज़ाहिर है हुकूमत ने ओन किया है, जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल हैं, लेकिन उनको आज उनकी जो वाइफ हैं वो लाहौर हाई कोर्ट चली गई और उन्होंने कहा कि वो कहाँ हैं, अभी तक उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया गया है और इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ सहूलतकारी के कुछ लगाए जा रहे हैं। ये भी जो सारी ज़राए से इत्तलात हैं। मेरा ख्याल है कि आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज होगा या जो कार्रवाई होगी उसमें मैं पूरी जो है वो सर्टिफिकेशन के साथ तो नहीं कह सकता कि शायद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने वाली बात शायद उसमें ना हो, लेकिन जिस एजेंसी ने इसमें इंक्वायरी में लोगों को तहवील में लिया है उन्होंने कुछ छुपाई तो नहीं है बात। उन्होंने तो देर एंड देन बता दिया है, वहाँ पे भी बताया कि जी हम लेके जा रहे हैं, और बाद में उन्होंने बाकायदा मीडिया पे ये बात आ गई है कि इतने लोग जो है वो हमारे पास फॉर इंक्वायरी पर्पज जो हमारी तहवील में है, और अभी उनकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली किसी ने। गिरफ्तारी अगर कोई डालेगा तो हो सकता है फिर उन्हें पेश किया जाए, लेकिन पेश उन्हें उसी कोर्ट में किया जाए जिस कोर्ट ने जो कोर्ट ऑफ मार्शल होगी। सही। इस जो एहतसाब का जो अमल अब स्टार्ट हुआ है राना साहब, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये हमेशा के लिए एक सबक होगा, क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें हैं, और जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ यानी 9 मई की तरफ गया तो आपकी जो मौक़िफ़ है उसकी तायद भी होगी? देखें, किसी अदारे में खुद एहतसाबी का अमल जो है वो हमेशा उस अदारे को मजबूत करता है, और इस लेवल पे किसी अदारे में एहतसाब का अमल होना और अगर कोई गलती करे तो उसे जवाबदेह ठहराया जाना जो है ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये हुआ है तो ये यकीनन जो है वो फ़ौज के अदारे को मज़ीद डिसिप्लिन करेगा और मजबूत करेगा। सही। राना साहब, क्योंकि आप बतौर सियासतदान, बतौर वफाकी वज़ीर, क्योंकि आपकी इतनी पोजीशंस रही हैं, इन लोगों से मुलाकातें भी ज़ाहिर है रहती हैं, आपका क्या एनालिसिस है? क्यों जनरल रिटायर्ड फैज़ बावजूद इसके कि ये भी इत्तलात हैं कि उनको कई दफ़ा वार्न भी किया गया आफ्टर रिटायरमेंट कि वो अपने सियासी मकासद या जो सियासी जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उनको ना करें, या वो वॉच पर थे, क्यों वो कर रहे थे? आखिर वो उस इदारे को क्या नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे थे जिससे वो खुद ताल्लुक़ रखते थे और इतनी बड़ी पोजीशन से रिटायर हुए थे, या फॉर द लव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वो ये कर रहे थे?
मेरा ख्याल है कि उनका इमरान खान से काफ़ी करीबी राब्ता और तल्लक जो है वो बन चुका था, और उन्होंने उस तल्लक को जो है वो अपने अदारे के ऊपर जो है वो तरजीह दी, जिस अदारे में सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, जिस अदारे ने उन्हें बेपनाह इज़्ज़त, बेपनाह एहतराम और जो है वो एक बड़ा ओहदा, बड़ी पोजीशन दी। और ये जो पीटीआई जो अदारे के ख़िलाफ़ डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस रही है, तो उसमें उनका कोई अमल दखल ज़रूर साबित हुआ होगा, जिस बुनियाद के ऊपर ये इतना बड़ा एक्शन हुआ है। अच्छा राना साहब, ये भी बताते चले कि नवाज शरीफ साहब आज बड़े अरसे के बाद बोले, उन्होंने इस पूरे जो सिचुएशन है इस पर कुछ नहीं कहा, अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा, दोबारा सवाल उठाया कि क्या ये कभी बताया जाएगा कि उन्हें क्यों निकाला गया। तो क्या वो एहतसाब चाहते हैं? उस वक्त जो कुछ इदारे ने उनके साथ किया, तो फिर तो जाहिर है बनेगा जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ही, क्योंकि आप लोगों की शिकायत भी उन्हीं से है, और वो उन्होंने गुजरांवाला में सवाल भी उठाया था उनका नाम लेकर। जी बिल्कुल, वो एहतसाब भी चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि इस मामले को इस हद तक जो है वो लोगों के जहन नशीन किया जाए कि ताकि इस किस्म के वाक़यात के ऊपर अवाम का भी एक अपना मौक़िफ़ हो, क्योंकि अवामी मौक़िफ़ और अवामी राय जो है वो कई सज़ाओं से और कई एहतसाबों से जो है वो बढ़ के होती है। सही। तो क्या नवाज शरीफ समेत आप सब कहते हैं कि क्योंकि एहतसाब का आगाज़ तो हो ही चुका है इदारे में, अच्छा है कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब हो जाए? नहीं, हमने तो ये मुतालबा अदारे से जनरल फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक़ भी नहीं किया था। तो ये अदारे का एक अपना अंदरूनी मामला है और हमें अपनी ख्वाहिश का अजहार करके इस अमल को जो है वो खामखा पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। सही। 9 मई के हवाले से आपके भी इल्म में आया होगा कि इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि अगर जनरल फैज़ पर 9 मई के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, यही वो वक्त है कि जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया जाए ताकि इल्म हो कि आखिर 9 मई को हुआ क्या था। जुडिशल कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का अमल है। ये उन एजेंसियों ने करना है जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ कादर हैं। तो जुडिशल जो है वो जब ये सारा कुछ होगा तो किसी अदालत में ही जाना है ना, अदालत में जाके फैसला हो जाएगा। सर तो अदालत में तो 1.5 साल से 9 मई के हवाले से ये केसेस ऐसे के ऐसे ही हैं, हिरासत में इतने लोगों को लिया गया, आप सब लोगों ने बताया, ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स और जियो फेंसिंग सब कुछ मौजूद है। फिर क्या वजह है कि अब तक कुछ साबित नहीं हो सका किसी पर? नहीं, साबित तो अदालत में होना है, अदालत में ट्रायल होगा तो सब कुछ साबित हो जाएगा। और वो ट्रायल का आगाज़ अब तक ना हो सका इतने अरसे में, इसकी वजूहात? वो जनाब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो यानी मिलिट्री कोर्ट में होगा तो कोई चीज़ हो जाए उसी वक्त स्टे आ जाता है और स्टे जो है वो फिर 2-2 साल चलता है। सही। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो चार्जशीट्स हैं वो भी तो सही नहीं पेश की गई, लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई हैं बैक वक्त मतलब एक शख्स के ऊपर 6-6, 7-7 शहरों की हुई है, तो केसेस को तो खुद वीक भी किया है प्रोसिक्यूशन ने। नहीं जी, बिल्कुल वीक नहीं किया। एक आदमी जो है वो एक जगह से ज़्यादा जगहों पे जो है वो जिम्मेदार हो सकता है। एक जगह पे वो खुद आग लगा रहा है, दूसरी जगह पर उन्होंने किसी और को भेजा हुआ है कि जाके आग लगाओ, तो वो दोनों जगह पे वो मुल्ज़म जो है वो ठहराया जा सकता है। सही। तो 9 मई के हवाले से अब तक जो कुछ नहीं हुआ उसकी वजह आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में स्टे है। सही। क्योंकि उनके केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाए जाने का जो है वो है, यानी एजेंसीज़ का या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का है कि वो मिलिट्री कोर्ट के केसेस हैं वहाँ चलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला करना है कि ये मिलिट्री कोर्ट में चल सकते हैं या ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेंगे। इसी में जो है वो बात फंसी हुई है, 1.5 साल हो गया है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हम पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे
तो ये तमाम तर सिचुएशन राना साहब साफ कहते हैं कि देखिए जो चार्जशीट है वो उनको भी दी जाएगी, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद या जितने भी लोगों को तहवील में लिया गया अगर उनके खिलाफ कुछ होता है। लेकिन अभी तक जो बातें हो रही हैं उनके नज़दीक वो ये समझते हैं कि हो सकता है कि एनालिसिस की बुनियाद पर हों। अब ये ख़बर है या एनालिसिस जो ख्वाजा आसिफ एज डिफेंस मिनिस्टर मुस्तकिल कह रहे हैं, ये एक अलग बात है। बट लेट्स टेक अ ब्रेक, तज्जिया करवाते हैं। हमारे साथ होंगे हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। वेलकम बैक। अब जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, खुसूसन जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद, इस पर तज्जिया करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर तज्जिया निगार और सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो इतनी सारी डेवलपमेंट्स रवा हफ्ते हुई हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी और फील्ड कोर्ट मार्शल, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन इदारे की जानिब से या फिर इमरान खान साहब को एक वाज़े पैगाम? मेरा ख्याल है वाज़े पैगाम तो खैर क्या है, क्योंकि ये तो इतना एक एक्सट्रीम कदम है। ये पैगाम से कुछ प्लस कह लें या ये कह लें कि अब वो जो चीज़ें पिछले 2, 3, 4 साल 5 साल से एक बिल्कुल बेरब्त किस्म की या एक पूरा एक शुतर बेमुहार की तरह इदारे के अंदर एक इदारा काम कर रहा था या इदारे को हाईजैक करके काम लिया जा रहा था और वो जिस तरीके से जा रहा था तो उसको वो एड्रेस हुआ है और उसकी वजूहत हैं। मसलन ये एड्रेस तो 29 नवंबर 2022 से इन चीज़ों के बारे में ना सिर्फ ये कि तादीबी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी, बल्कि इसको रिवर्स भी किया जाना चाहिए था। तो बदकिस्मती है कि और कुछ मेरा ख्याल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे आपके हो जाते हैं, इदारे के अपने होंगे और उन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो एक टाइम ज़रूर लगा है। मेरा भी यही गैस वक्त था कि फैज़ हमीद जो है 1.5 साल के एक प्रोसीजर के बाद वो इस तरीके से सामने आएंगे। लेकिन असल तो ये एक इस ग्रोह का सरगना जो है वो तो जनबाज है। फैज़ हमीद ये कहना तो ये तो मेरी अकल और दानिश जो है उसकी तस्दीक करना है कि जी फैज़ हमीद ये सब कुछ कर रहा था। और ख़ुसूसन जब वो 7 महीने यानी कि 10 अप्रैल 2022 से लेके और 29 नवंबर या 25, 26, 27 नवंबर जब उसने इस्तीफ़ा दिया और जनाब बाजवा साहब ने उसको कोर्ट मार्शल से बचाने के लिए उसका इस्तीफ़ा मंजूर किया, तो ये सारे उसके अंदर जो कार्रवाई हुई वो आप देखें किस तरीके से वो बीच चौराहे भांडे फोड़े जा रहे हैं। या आप ये कहना चाहिए कि जो पूरे पाकिस्तान की अभी कुछ एक की तो नहीं, पूरे पाकिस्तान की जो डर्टी लिनन है वो जो है बाजार के अंदर धोई जा रही है। तो वो ये यही चीज़ सामने आई ना कि फैज़ हमीद वहाँ जो कुछ कर रहा था, इमरान खान साहब ने जो जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकाने के लिए नोटिफिकेशन जिससे उसने खेलना था डॉक्टर अली साहब के साथ मिलके, ये और इसके लिए जो लॉन्ग मार्च किया गया और फिर अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, इमरान खान साहब के अपने पे गोलियां चली, तो ये मुल्क को सिर्फ इसलिए क्योस अनार्की के लिए जिसमें ऑर्केस्ट्रेटेड थी, यानी कि एक स्क्रिप्ट दिया गया था जिसमें इमरान खान साहब की भी एक्टिंग थी और ये स्क्रिप्ट जो है इदारे ने तैयार किया था, एस्टेब्लिशमेंट का तैयार किया हुआ था और जाहिर है कि फैज़ हमीद साहब की तरफ से मिला था और उसी के इशारे आबरू पर अदालतें क्या, सियासत क्या, सब कुछ वो जो है एक रक्स करती रही। तो मेरा ख्याल है कि वो अंग्रेजी का मुहावरा है, उसके अंदर मैं एक क्लीश है उसको मैं उसी वाइंड करता हूँ कि चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट। और अब बारी मेरा ख्याल है कि जब तक सरगुना नहीं पकड़ा जाएगा ये केस जो है गैर मुकम्मल रहेगा। और सरगुना शायद फौरी तौर पर ना पकड़ा जाए, उसके लिए 5, 7, 8 महीने, साल इंतजार करना पड़े। ये आपका गेस वर्क है सर या ये खबर दे रहे हैं आप हमें? नहीं, मैं तो अपनी कैलकुलेशन करता हूँ, मुझे तो कोई खबर नहीं होती। मैं तो ना तो कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का मेरा कोई तजुर्बा है, ना दूसरी रिपोर्टिंग का, ना मुझे खबरों तक रसाई है, ना मेरे किसी से मेल मुलाकात होती है। अच्छा, तो लेकिन पता है कि ये ऐसे होना चाहिए था। जब बाजवा साहब ने जनरल आसिम मुनीर के साथ सिर्फ ये जुल्म नहीं किया कि उनके अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए फैज़ हमीद साहब ने एक पूरे लॉन्ग मार्च करवाया, सोशल मीडिया अनलीश हो गया तहरीक इंसाफ का, जो कुछ हुआ, तो बज़ाहिर जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए कोई चॉइस छोड़ी नहीं गई थी। मैं कमेंट देता जाऊं जो मैं अक्सर कहता हूं और मेरे ख्याल में मैं इनकॉर्पोरेट करता जाऊं कि आज से मुनीर
पाकिस्तान की तारीख का पहला आर्मी चीफ है जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथ से मुकर्रर किया है। अच्छा। क्योंकि जिसके सारे मुखालिफ थे, एक एक बंदा मुखालिफ था, मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ये सारे इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन में थे और फिर अपना दायरा उसको रुकवा रहा है। फिर उसके बाद मुल्कों का सुने तो जिस मुल्क का नाम लेते हैं वही इन्वॉल्व था कि क्या आसिम मुनीर साहब की अपार्टमेंट रुकवानी है। अब मैं नाम नहीं लेने चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब लंदन गए रुकवाने के लिए, ख्वाजा आज़ाद साहब खुद वहां बैठे थे और इतनी वो शटल सर्विस लगी हुई थी पाकिस्तान और लंदन के दरमियान में। बज़ाहिर नवाज शरीफ ने किया है, एक बंदे ने की है, क्रेडिट सारा नवाज शरीफ को जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो हम जो आयत पढ़ते हैं कुरान की कि फमाकरू वमाकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो ये अल्लाह की स्कीम थी जिसको बाजवा, इमरान और फैज हमीद नाकाम बनाना चाहते थे आसिम मुनीर को ना बनने के लिए, तो अल्लाह ने उसको मुकर्रर कर दिया। तो मैं कहता हूँ ये कितने बदकिस्मत थे कि बजाय इसके कि अल्लाह की स्कीम के मुताबिक चलते तो शायद अगले जहान में इनको कोई मिलता। अच्छा, और इस जहान में भी ये जो है कुछ इज्जत बात जाती। नियाज़ी साहब, आप क्योंकि शुरू से ही कह रहे हैं ये सारा ये आपका निजाम जो ये आपके सामने। अच्छा, नहीं आपने कहा कि जो सरगना है, आपने कहा यानी कि जो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के उस वक्त ऊपर थे उनको आप एग्जॉनरेट नहीं कर सकते, वो भी उसमें मुलव्वस थे। यही बात मैंने राना सनाउल्लाह साहब से कही थी, लेकिन कुछ वो मुझे इससे कतराते नजर आए जनरल बाजवा के हवाले से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने उनको माफ़ कर दिया? कह लें कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा आपकी ख्वाहिश है कि इनका एहतसाब होना चाहिए? तो कहने कि हमने तो जनरल फैज़ के लिए भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था, बस हो गया। तो ये मामलात को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, खुसूसन नवाज शरीफ साहब, क्या वो नहीं चाहते कि जनरल बाजवा का भी एहतसाब होना चाहिए? आज भी उन्होंने सवाल किया है कि आखिर ये कब बताया जाएगा कि मुझे क्यों निकाला? देखिए जी, बात यह है कि मुस्लिम नून जो है बाकी लोगों की तरह, तहरीक इंसाफ की तरह या जना बाजवा जैसा सफाइयाँ दे रहा है, जना फैज़ हमीद जैसी सफाई देंगे, उसकी तरह वो भी अपनी सफाई देंगे। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती कि मुस्लिम नून का उतना ही बड़ा रोल है बाजवा साहब के साथ जो इस्तेमाल होने में। ये 2019 में जो तोसी मिली है, ये कब मिली है? क्या 2018 के इलेक्शन इमरान खान ने कराए थे? ज़ाहिर है जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद ने कराए थे। क्या इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब को 6 जुलाई को सज़ा मिली थी 2018 में 10 साल की और मरियम बीबी को 7 साल की? क्या इमरान खान ने दिलाई थी? नहीं। वो जेल में गए थे तो क्या इमरान खान ने भेजा था? इमरान खान तो बेनिफिशरी था, क्योंकि 25 जुलाई के इलेक्शन का बेनिफिशरी इमरान खान था। तो उसके बाद ठीक 1 साल बाद बाजवा साहब को वो कहते तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, बाद जमात इतना बड़ा कॉन्सेंसस तो हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ले सके जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन में हुआ, और सारे बाद जमात यकसू हो के फिर ये सारे अब तो सारे बतले हुरियत बने फिर रहे हैं और हर बंदा जो है दूसरे को ब्लेम कर रहा है। और खालिद साहब कह रहे हैं फलां ने फलां को रिक्रूट किया हुआ था, किसी ने क्या किया हुआ था, लेकिन कोई अपने 2 बटन गिरवान या खोले तो क्या कर रहे थे? सारे बाजवा साहब के वकील बन के फिर रहे थे। सारे नवाज शरीफ साहब को यही कहते थे कि आप बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दें, हमारे वादे वही है। और बाजवा साहब की अपनी क्या गेम थी? बाजवा साहब ने तो इनको इसलिए इक़्तिदार में लाए थे 10 अप्रैल में, या इनकी मदद की थी फैज़ हमीद साहब ने कि ये 15, 20, 25 दिन बाद हुकूमत डिसॉल्व कर देंगे, निगरान हुकूमत पैदा होगी। निगरान हुकूमत बाजवा साहब के ख्वाब में वहाँ 5 सुप्रीम कोर्ट के जज की वैकेंसीज थी। निगरान हुकूमत के बाद एक अटर्नी जनरल की, एक लॉ मिनिस्टर का वोट आ जाना था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये एक लंबी कहानी है, ये कोई किताबों के मौजू है। इसमें जब मुहक्कक लिखेंगे वही इसका इंसाफ कर पाएंगे। आपके प्रोग्राम में मैं 2 बातें कर भी दूं तो वहां से आप चले। फिर उसके बाद बाजवा साहब का क्या था? देखें, ये मैं कहता हूं कि अल्लाह की स्कीम थी। बाजवा साहब आखिरी 29 नवंबर तक पहले ट्राई करते रहे 6, 7, 8 महीने कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ घर जाए, निगरान हुकूमत कायम हो और मैं यहाँ मनमानियाँ करूँ, काजी फैजीसा को भी रोकूं, जिसके लिए तहरीक साहब ने बेईमाना कैंपेन 5-6 साल से चलाई हुई थी। और जनरल आसिम मुनीर को तो उन्होंने अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला बनाया हुआ था कि आप कुछ कर ले, जनरल आसिम मुनीर को ना बने आप। उसके बाद फायज को छोड़े, मुझे छोड़े, अब जनरल सैयद शमशाद को बना दें। अब इन तीनों के दरमियान हवा नहीं गुजर सकती थी। मुझे तो कोई नहीं पता, लेकिन पता कर ले
अगर इसके अलावा दूसरी खबर हो तो मैं वापस ले लूंगा कि मेरा गैस वक्त या अंदाजा गलत था। तो इस सूरत हाल के अंदर मुस्लिम लीग का जो रोल था उसके अंदर कौन सी कमी ने छोड़ी है बाजवा को एक्सटेंशन देने में। फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में से 3-4 हफ्ते पहले ये मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी क़यामत की निशानी है, ये इकट्ठे बैठे थे और इसके तय हुआ कि हम हर सूरत में आखिरी सांस तक जो है बाजवा को एक्सटेंशन देंगे। इमरान खान साहब का क्या बयान आया था कि मैं मीर जावेद मीर सादिक से बसरार को तोसी देने जा दूं ताकि वो इलेक्शन करा के जाए। देखो ये पाकिस्तान की कौम की तज़हीक की गई। इमरान खान साहब ने अपने वोटरों का मजाक उड़ाया, अपने मानने चाहने वालों को अंडरमाइन किया, उनके साथ दो नंबरी की। मुस्लिम लीग ने अपने जगह किया और पीपल्स पार्टी ने अपने जगह। पीपल्स पार्टी का तो खैर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और है, वो किसी और डोमेन में करते हैं। तो ये पाकिस्तान, ये बड़ी बहरहाल यही इनकी आते हैं कि देख लें कि आज मौका ये है कि इनके पास इक़्तिदार है भी सही सियासतदानों के पास और नहीं है। इमरान साहब के पास इक़्तिदार था भी तो नहीं था। किस नहज पे ये ले आए हैं? क्योंकि इनके अपने अंदर जो था आखिरी सियासतदानों के अंदर को गैरत अहमियत की जो निशानी थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थी। अच्छा, बाकी उसके बाद जो है वो जो थोड़ा बहुत होती इज्जत सादात वो बिल्कुल इमरान खान के हक भी के वक्त में भी टिकट टोकरी हो गई, शहबाज शरीफ साहब के वक्त में भी टिकट टोकरी हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। थैंक यू सो मच हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कि आपने पार्टिसिपेट किया। ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो इदारे के एहतसाब के हवाले से जो बातें नियाज़ी साहब ने कही, तो इदारे से ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद होंगे, उनसे पूछते हैं कि वो इस तमाम एहतसाब के अमल को पहली मरतबा जो इस रैंक के ऑफिसर के साथ हो रहा है उसे कैसे देखते हैं। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इदारे में एहतसाब के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत कह रही है कि एक संग मील की हैसियत रखता है और इससे इदारा मजबूत होगा, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, अब तक के जो सारे जनरल फैज़ की जो रिटायर्ड फैज़ की जो गिरफ्तारी हुई है, इट्स अ बिग, मैं कहूँगी कि अहम तरीन भी और एक बहुत बड़ी स्टोरी भी, इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर हमने नहीं देखा कि फील्ड कोर्ट मार्शल का जो है वो अनाउंसमेंट हो जाए और आगाज़ भी हो जाए। लेकिन अब जो हुकूमत है यानी वज़ीर दिफा हैं, वो ये कहते हैं कि जो अहदाफ हैं 9 मई के वो तक जनरल फैज़ ने बताए हैं। अगर ये साबित हो जाता है 9 मई जनरल फैज़ और इमरान खान का ये पूरा तमाम चीज़ें साबित हो जाती है, तो मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि किस किस्म का या किस नौयत का फिर केस बनेगा और उसकी सज़ा क्या हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये आप ये ना समझें कि सिर्फ ये इस फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पे फौज का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है उसको वो और मुस्तहकम तो होगा, लेकिन इट इज ऑलवेज बीन लाइक दिस। सिर्फ इस दफा फर्क ये है कि यू हैव अ 3-स्टार जनरल एंड दैट टू साबिक डीजी आईएसआई, जो फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान की और आईएसआई की तारीख में, फौज की तारीख में, कि एक रिटायर्ड डीजी आईएसआई का मामला कोर्ट मार्शल तक गए हैं। तो फौज ने एक तो ये साबित कर दिया कि उनका ये कंटिन्यूएशन ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी वो तो चल रहा है, और दूसरा ऑफ कोर्स ये कि जनाब लोगों को मालूम रहे कि जनाब एहतसाब का प्रोसेस है एंड दे विल नो मैटर कौन कितना ही उसका बड़ा ओहदा हो, बड़ा बंदा हो, लेकिन एहतसाब से वो बच नहीं सकता। नाउ कमिंग टू योर आंसर, देखिए बात बड़ी क्लियर है कि अगर ये चीज साबित हो जाती है कि जनरल फैज और उनके कुछ उस वक्त के अफसर या आजकल के जो रिटायर्ड अफसर हैं जो उनके साथ जो पहले काम करते रहे हैं, ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, उनके अंडर कमांड रहे हैं, और अब उसके बाद 9 मई में अगर वो इन्वॉल्व थे एनी वे और ये साबित एविडेंस सॉलिड आ जाता है आईएसआई के पास, फौज के पास, गवर्नमेंट के पास, तो यकीनन ना सिर्फ जनरल फैज हमीद, उनका तो ऑलरेडी कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो कुछ पीटीआई के वो लोग जिनके साथ ये राब्ते में थे और ये सब कलेक्टिवली काम हो रहा था, यानी कि जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया जी, अगर जनरल फैज उनके स्ट्रेटेजिक एडवाइजर थे 9 मई के, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि और अगर उनकी के बीच में ये भी पता लग जाता है कि उनके लोगों की मुलाकातें इमरान खान और टॉप पीटीआई लीडरशिप के साथ कुछ लोगों के साथ होती रही हैं,
तो फिर आई हैव अ फीलिंग कि दे विल ऑल, चाहे ये सिविलियन लोग हों पीटीआई के या वो जो ऑलरेडी अरेस्ट हो रहे हैं और भी पकड़े जाएंगे, दे विल गो फॉर अ हाई जंप। और फिर एंड रिजल्ट मुझे फिर ये नजर आता है कि उनका तो कोर्ट मार्शल हो रहा है, रिटायर्ड फौजियों का भी हो रहा है जो उनके साथ हैं, तो फिर शायद मामला इमरान खान का भी जाए टुवर्ड द मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, एंड दैट विल बी अ वेरी, एक अल्टीमेट होगा। और जाहिर बात है उसकी बड़ी इम्प्लीकेशन भी होंगी, उसमें पॉलिटिकल उसमें बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि क्या उसको बोलते हैं, अर्थक्वेक होगा पाकिस्तान की सियासत में। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत में तो अर्थक्वेक चले, वो तो एक सियासी तज्जिया आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यही जानना चाह रही थी कि देखिए वजीर दिफा का ये कहना कि अहदाफ 9 मई के जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने बताए, तो ये अकाउंट्स फॉर व्हाट आप लोगों की लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि जाहिर है कि वो पहली मर्तबा हुआ है ना कि 75 सालों में सारी आर्मी की इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला होना, यही बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो दैट माउंट्स टू व्हाट? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। दैट माउंट्स टू masterminding a conspiracy against the Pakistan army, and I would say it's any conspiracy against the Pakistan army means conspiracy against the state of Pakistan। ये बड़ी खौफनाक चीज है, it's a very very serious thing। आप शायद अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि ये अगर वाकई इस तरह का सॉलिड एविडेंस आता है, और मुझे लग रहा है कि ये कुछ अरसे में ये वीडियो लीक्स और ऑडियो लीक्स जो है ये बहुत आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जी जी, ख्वाजा आसिफ के हवाले से। मैं आजकल बड़ा, बल्कि आज ही मैं देख रहा था, उसको एग्जामिन कर रहा था, मैं उनका बड़ा एक वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर नोट कर रहा हूँ। माशाल्लाह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, ऑब्वियसली ही इज वेरी क्लोज टू द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने उनकी कई चीजें ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आजकल वो कैलकुलेटेड लीक्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के अपने फेवरेट एंकर्स के साथ, जिसमें घूम फिर के इनडायरेक्टली वो टारगेट फौज हो रही होती है, इदारा हो रहा होता है। अच्छा, इन अ वे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, लेकिन कमिंग, देखिए मैं इदारे के हवाले से इसलिए बात करना चाहूंगी क्योंकि आपने उसमें सर्व किया है। आपने हमें हमेशा कहा है कि बड़ा डिसिप्लिन उसके अंदर होता है, जो भी पॉलिसी टॉप की होती है उसी को सब ने फॉलो करना होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर जनरल फैज ये सब कुछ कर रहे थे, चाहे वो टॉप सिटी का मामला है या फिर दूसरा मामलात हैं हाजिर सर्विस में जब वो थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आफ्टर ही रिटायर्ड, तो उस वक्त की एस्टैब्लिश, क्योंकि उसके अलावा जाहिर है कि वो आपको फैजाबाद धरना भी याद होगा, बहुत सारे मामला थे ना, तो उस वक्त की टॉप लीडरशिप यानी जनरल बाजवा, ये उनकी पॉलिसी थी या फिर ये आर्मी, उस वक्त के आर्मी चीफ से भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुके थे? देख, बड़ा खूबसूरत सवाल आपका। देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है। एज DGI while as a policy you report to the Prime Minister of Pakistan, और जो 3-4 नाम जाते हैं उनमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गालिबन इंटरव्यू करते हैं 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स का, इनके केस में भी हुआ था, और वो एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। बट रिमेंबर कि इट इज ऑलवेज विद द टैसिट अप्रूवल एंड कंसल्टेशन विद द आर्मी चीफ। ये एक मतलब प्रोटोकॉल आपके अखलाकी तौर पे एक रवायत बनी हुई है, और उनका पोस्टिंग ऑर्डर GHQ इशू करता है। मैं नहीं समझता हूँ कि जनरल फैज हमीद जो हैं वो कोई काम करते होंगे। बेशक उनके बड़े मामलात होते हैं उस इदारे के जो कि पब्लिक नहीं होते हैं और होना भी नहीं चाहिए। वो उनका स्कोप ऑफ एक्टिविटीज इंटरनली एंड एक्सटर्नली इतना ज्यादा है कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये हो नहीं सकता कि कोई ऐसी चीज हो जो कि आर्मी चीफ की नॉलेज के बगैर हो, बिकॉज आफ्टर ऑल ही हैज, आर्मी चीफ अगर चाहे तो एक दिन के नोटिस पे ही कैन कॉल हिम बैक, repost him in anywhere in the Pakistan army। जी, क्योंकि आपने एहतसाब का, देखिए आपने एहतसाब का जिक्र किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि रिटायरमेंट के बाद एहतसाब हो रहा है। मैं टॉप सिटी के मामले की बात कर रही हूँ, मैं बात कर ही नहीं रही 9 मई की। जाहिर है उस वक्त तक तो वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा था कि जिसमें अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें फाइनेंशियल करप्शन भी है, डराना धमकाना, मैनिपुलेशन, फिर साबिक चेयरमैन पेमरा ने जो कुछ कहा है, तो उस वक्त आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा उनको नहीं पता चल रहा था कि क्या कुछ हो रहा है, किस किस्म का एक नेटवर्क जो है वो बन गया है, इफ आई मे यूज दिस वर्ड। देखें, मैं फिर दोबारा कहूंगा कि जब आप एक सीनियर ऑफिसर होते हैं इदारे में, जिस तरह ये थे जब फैजाबाद धरना हुआ उस वक्त ये मसाला 2 मेजर जनरल थे, तो जो कुछ ये करेंगे, इट हैज टू हैव द अप्रूवल ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर एंड कमांडर।
यानी कि उस वक्त के DGISI जो भी हो, मुझे नहीं मालूम, और जब ये खुद DGISI हो और अगर इन्होंने कोई ऐसी चीज करनी है, मैं सर्विंग, तो ऑब्वियसली कर्टसी भी होती है, प्रोटोकॉल भी होता है, कस्टमर सर्विस भी होते हैं कि नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट उनके कमांडर है कौन है, वो तो आर्मी चीफ है ना। तो हर लिहाज से अखलाकन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने कुछ चीजें, आर्मी चीफ से तो कोई चीज सीक्रेट नहीं रख सकता ना, आर्मी चीफ इज द आर्मी चीफ एंड रिमेंबर देयर इज अ यूनिटी ऑफ कमांड। यस, यू आर रिपोर्टिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट nobody can say कि जी I am working independently of the chief of the army staff। ये एक क्या उसको बोलते हैं, एक रिवायत है, ट्रेडिशन है, कस्टमर सर्विस है, जो भी आप इसको कहें। तो फिर जनरल बाजवा ने क्या उस वक्त आंखें बंद की हुई थी? अगर रिवायत, कस्टम्स और सब कुछ पता होता है, उसके बावजूद कैसे हो सकता है कि ये सब उनके इल्म में ना आ रहा हो? ये आप टॉप सिटी के हवाले से बात कर रहे हैं जी, और इसके अलावा भी और जितने भी मामला थे, अब तो फैज कहानियां सामने आई है ना कितनी सारी। मैं समझता हूँ असूलन उनके नॉलेज में चीजें होनी चाहिए। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि फौज में देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड। आप जितने भी पोस्टेड हो, मिसाल एग्जांपल देता हूँ, आपके हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर जो FC में जाते हैं 2-2 साल की पोस्टिंग पे, कमांडर IGFC बलूचिस्तान, GOC FC और एंटी नार्कोटिक फोर्स, वो भी 2 स्टार जनरल हैं। तो आपके ख्याल में ठीक है उनके ऊपर कोर्ट कमांडर होते हैं उस इलाके के सारे वो, लेकिन फिर भी इवेंचुअली एवरीथिंग ट्रेवल्स टू द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और पॉलिसी डिसीजन जो है, पॉलिसी डिसीजन वो देखिए फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंसेस होती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो इसका मतलब ये तसव्वुर करना बड़ा मुश्किल है, नोइंग कि क्या रिवायत है कि उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी जनरल रिटायर्ड बाजवा को बहुत सारी चीजों का इल्म ना हो कि क्या हो रहा था। बहरहाल एक बात क्वालिफाई कर दूं क्विकली। देखिए जनरल फैज हमीद के केस में हमने नोट किया था, एक तो वो बहुत क्रीज से बाहर जाके खेलते थे, नंबर 2 बड़ा उनका हाई प्रोफाइल उन्होंने अपना एक्सपोजर कर लिया था जो कि नॉर्मली DGI साइज का नहीं होता। नंबर 3 ये कि उनकी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट थी जो नजर आती थी, ही वाज वेरी क्लोज टू देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और दूसरा ये है कि जो उस वक्त जब आर्मी चीफ की सिलेक्शन का वक्त आ रहा था तो काफी उनके लिए एक फिजा क्रिएट हो रही थी, लॉबिंग आप उसको कहें जो भी कहें, कि वो considering himself to be a top contender for the post of the army chief। तो एक ambitious आदमी थे, and that is why वो फिर जब आप बहुत ज्यादा पब्लिक एक्सपोजर कर लें तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो जाता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम खत्म होता है, कल फिर हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।